सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। सो गाइस, एज यू नो, हमारी बी फार्म थर्ड सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट की यूनिट 1 चल रही है। तो उसके 2 प्रीवियस लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं एंड आज होने वाला है इसका थर्ड लेक्चर, जो कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें क्वांटिटेटिव अप्रोच टू द फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। यानी कि हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ लिया, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ ली, उसकी नीड पढ़ ली, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम क्या क्या ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जो हमारी ड्रग की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी इज द इम्पोर्टेंट फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग। सॉल्युबिलिटी हमने बात 2 लेक्चर्स में करी ही है कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये एक बहुत ही फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है जो कि इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारी ड्रग्स की प्रिपरेशन में, ठीक है। हेयर आर फॉलोइंग फैक्टर विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। नीचे हमारे कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी सॉल्युबिलिटी को, ठीक है। अब एक एक करके ब्रीफ में बात करते हैं सबकी। तो गाइस, हम बात करते हैं अपने फर्स्ट फैक्टर की, जो कि हमारा टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर में आप पहले समझिए एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, 2 तरह की रिएक्शन है जो कि आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं सेकंड सेम में, ठीक है। तो इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर सो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, ये होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन की केस में, ठीक है। बट इन एक्सोथर्मिक सॉल्वेंट सच एज CaOH रिएक्शन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर। यानी कि आपको ध्यान में रखने वाली क्या बात है यहाँ पे, जब भी हमारी कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी उसमें हम टेम्परेचर में इंक्रीज करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। बट जब हम एक्सोथर्मिक सॉल्वेंट में कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। बट ये बहुत ही लो केस में देखा गया है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे टेम्परेचर की, ओके। जैसे जैसे हम सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर भी हमारा इंक्रीज होगा, ओके। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी अमाउंट सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर की बढ़ेगी उतनी अमाउंट सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ओके। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यानी कि जो पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी होती है, जितना हम उसको टेम्परेचर देते जाएंगे उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी, ओके। आई होप टेम्परेचर आपके समझ में आया होगा। सेकंड बात करते हैं पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉलिड पार्टिकल जो रहते हैं उसके हम पार्टिकल साइज के बारे में बात करते हैं। ये भी एक फैक्टर है। द मोर स्मॉल पार्टिकल साइज द ग्रेटर सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीज। गाइस, अब देखिए जो हमारा सॉल्यूट यानी कि सॉलिड है उसका जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा उतनी हमारी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों? यहाँ पे आ जाता है टर्म हमारा सरफेस एरिया। अब देखिए, तो गाइज आप ये सपोज करिए हमारा ये कोई सॉलिड पार्टिकल है, मतलब एज्यूम कर लीजिए जो भी हमारा सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स रहते हैं ना, तो वही सॉलिड पार्टिकल है सॉल्यूट का, ठीक है। अब ये सॉल्यूट का पार्टिकल है, इसका सरफेस एरिया देखिए इतना बड़ा है एंड इतना बड़ा है। तो जब हम इसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो टाइम लगेगा। बट अगर हम इसको कट कर देते हैं, मान लीजिए ये हो गए इतने छोटे छोटे पीस हो गए, अब इसको हम डिसॉल्व करेंगे अगर किसी भी सॉल्वेंट में तो ये ईजिली डिस्पर्स हो जाएगा उसमें और हमारा टाइम भी बच जाएगा। तो वही बात क्या, क्योंकि इसका सरफेस एरिया जो है ना वो बढ़ चुका है। सरफेस एरिया देखिए, अब इसको नापिए इसको नापिए इसको, मतलब चारों का अलग अलग नापना पड़ेगा ना। पहले इसे सिर्फ एक एक का ही नापना था, बट यहाँ पे सरफेस एरिया में इंक्रीजमेंट हो गया है, तो उसीलिए हमारा जो कि सॉल्यूट का अगर जितना छोटा साइज रहेगा उतनी हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। वही लिख रखा है यहाँ पे, द मोर स्मॉल पार्टिकल साइज द ग्रेटर सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीज, ओके। नेक्स्ट हमारा फैक्टर आता है पीएच। पीएच आल्सो अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, मोस्टली ड्रग आर वीक बेस्ड एंड वीक बेस। यानी कि पीएच जो हमारा होता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग को, ठीक है। कुछ ड्रग्स हमारी वीक एसिड होते हैं, कुछ वीक बेस। जो कि वीक एसिड हमारी ड्रग्स होती हैं वो इजीली सॉल्युबल हो जाती है हमारी बेसिक सॉल्वेंट में, और जो वीक बेस हमारी ड्रग रहती हैं वो इजीली सॉल्युबल हो जाती है हमारी एसिडिक सॉल्वेंट में, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट फैक्टर की, जो कि हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट मतलब जिसमें हम डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूट को, उसका नेचर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। मतलब जब भी हम कोई भी सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की दोनों के नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूट एंड द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। ये तो बात आपकी बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी, पिछले 2 लेक्चर में हम इसी की बात करते आ रहे हैं। मतलब पोलैरिटी मतलब मोर पोलर द ग्रुप्स मोर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, यानी कि जितना पोलर ग्रुप होगा उतनी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी।
पोलर ग्रुप मतलब पोलर सॉलिड पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर में। ओके गाइस, एग्जांपल में देखो वही बात लिखी है, पोलर सॉल्वेंट डिजोल्व पोलर सॉल्यूट, मोर नॉन पोलर सॉल्वेंट डिजोल्व नॉन पोलर सॉल्यूट। यानी कि जो पोलर सॉल्वेंट होगा वो सिर्फ पोलर सॉल्यूट को ही डिजोल्व करेगा, और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा वो नॉन पोलर सॉल्यूट को ही डिजोल्व करेगा। ओके, फिफ्थ फैक्टर है हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी हमारे फैक्टर होता है एक, जो कि हमारी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, चेंज इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग आल्सो अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। If we add polar group in structure like OH, CHO, CHOH, so solubility increased in water but decreased in other non-polar solvent। यानी कि जब भी हम कोई पोलर ग्रुप ऐड कर देंगे किसी भी सॉल्यूट में, यानी कि OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इन जो कि वाटर में इंक्रीजमेंट हो जाएगी इसकी सॉल्युबिलिटी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पोलर ग्रुप ऐड हुए, और आपको पता है वाटर में पोलर ग्रुप ही, जो पोलर सॉल्यूट ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा ऐड होते, मतलब डिजोल्व हो जाते हैं जल्दी से। ओके, सिक्स्थ बात करते हैं हम अपना फैक्टर है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन क्या मतलब है? जो मतलब कोई भी ऐसा एक तो सब्सटेंस खुद ही धरा हुआ है, पहले वहाँ पे रखा हुआ है मतलब सॉल्यूशन में, अब ऊपर से हम एक और ऐसा ही सब्सटेंस डाल दें उसकी सेम कैटेगरी का, तो वहाँ पे एक कॉमन आयन इफेक्ट आ जाता है, तो उससे हमारी सॉल्युबिलिटी जो होती है ना वो डिक्रीज मतलब कम हो जाती है। जैसे कॉमन आयन डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट, यानी कि अगर वहाँ पे कॉमन आयन देखने को मिलेगा हमको तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। ओके, एग्जाम्पल से समझोगे आप, एडिशन ऑफ सोडियम एसिटेट टू द सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड डिक्रीज डिसोल्यूशन। यानी कि ये देखिए, ये है हमारा सोडियम एसिटेट एंड ये है हमारा एसिटिक एसिड। जब इसको हम ब्रेक करते हैं सोडियम एसिटेट को, तो ये दो आयन देता है हमको, नेगेटिव पॉजिटिव CH3COO माइनस Na प्लस, एंड एसिटिक एसिड देता है हमको CH3COO माइनस H प्लस। तो ये जो CH3COO माइनस है, एसिटेट आयन जो है, ये हमारा कॉमन आयन शो करता है, तो इसी वजह से हमारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ओके, एंड गाइस सेवंथ फैक्टर आता है हमारा इफेक्ट ऑफ सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट आपको पता होगा क्या होता है। सरफेक्टेंट हमारे ऐसे कुछ मतलब एजेंट्स होते हैं जो कि दोनों ग्रुप को कंटेन करते हैं, पोलर भी नॉन पोलर भी, तो वो हमारी हेल्प करते हैं सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने में। ओके, कैसे मैं आपको आगे बताता हूँ। सॉल्युबिलिटी सरफेक्टेंट हैव बोथ पोलर एंड नॉन पोलर ग्रुप, इजीली बात है, अभी समझाइए। सो बाय यूजिंग सरफेक्टेंट सॉल्युबिलिटी इंक्रीज बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस। गाइस देखिए ये मान लीजिए एक सरफेक्टेंट का मतलब सरफेक्टेंट की एक इमेज है, तो ये जो होता है ना इसका, इनमें दो पार्ट होते हैं, हेड टेल। तो हेड जो होता है ना वो होता है हमारा हाइड्रोफिलिक, और ये होता है हमारा हाइड्रोफोबिक। मतलब हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है? वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग। तो हाइड्रोफिलिक जो पार्ट होता है हमारा वो होता है हमारा पोलर ग्रुप, और जो टेल होती है इसकी वो होती है नॉन पोलर। तो अब देखिए जैसे कोई हमारा सॉल्यूट है, अब कोई हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारे सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट मान लीजिए, ये सॉल्वेंट, तो मान लीजिए ईजिली डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं आपस में, तो हम ऐड करेंगे उसमें सरफेक्टेंट। तो सरफेक्टेंट क्या काम करेगा? ये जो सॉल्यूट पार्टिकल है, वाटर का पार्ट है, ठीक है, वाटर, ये मान लीजिए कोई भी ऑयल मतलब कुछ भी मान लीजिए दूसरा अदर, तो ये वाटर के पास तो इसका हेड चला जाएगा सरफेक्टेंट का, और जो इसकी टेल होगी ना वो दूसरे पार्ट जो भी है हमारा वो उसके साथ चला जाएगा, वाटर से अलग पार्ट जो होगा। ठीक है, तो ये दोनों को ईजिली आपस में डिसॉल्व कर देगा, हेड इससे जुड़ जाएगा, टेल इससे जुड़ जाएगी, तो ये आपस में दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे, किसकी हेल्प से? सरफेक्टेंट की हेल्प से। अब जब ये पास आ जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी तो इंक्रीज होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो इसी वजह से हम सरफेक्टेंट का ऐड करते हैं सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने में। कुछ एग्जांपल है इसके, जैसे सोप, सोडियम स्टीरेट, बेंजाइन सल्फोनेट। ओके, अब बात करते हैं हम अपना नेक्स्ट फैक्टर, प्रेशर। प्रेशर क्या है? एज यू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ गैस सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज। मतलब अगर हम गैस, जो कोई गैस है हमारी प्रिपरेशन है, उसमें हम सॉल्युबिलिटी प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज होगी, ये बात ध्यान रखना। बट प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड बिकॉज सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल एंड लिक्विड आर
नेग्लिजिबली कॉम्प्रेसिबल, यानी कि कोई स्पेस ही नहीं होता सॉलिड और लिक्विड में ज़्यादातर प्रेशर इंक्रीज करने से जो हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़े। बट गैस के केस में उल्टा हो जाता है, अगर गैस के केस में हम इंक्रीज करेंगे प्रेशर को तो सॉल्युबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी, बट सॉलिड और लिक्विड के केस में प्रेशर कितना ही बढ़ा ले सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी, ऐसा कोई मानना नहीं है, ठीक है, बट गैस में इंक्रीज होगी। जब बात करते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तो हमने पार्टिकल साइज में पढ़ लिया है, जैसे अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो गाइस ये हमारे बात हो गया कुछ क्वांटिटेटिव अप्रोच टू द फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट होता हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, टॉपिक ही है, टॉपिक एंड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है। क्या टॉपिक है? डिफ्यूजन प्रिंसिपल्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ओके, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं, है क्या आखिर डिफ्यूजन क्या होता है, पहले ये मतलब समझते हैं डिफ्यूजन क्या है। तो डिफ्यूजन इट इज अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन बाय परमिएबल मेम्ब्रेन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी सेल ही ले लीजिए, चलो सेल मेम्ब्रेन बनाता हूं मैं, मान लीजिएगा ये सेल मेम्ब्रेन है। तो जैसे ये हाई कंसंट्रेशन मान लीजिए, ऊपर इसकी हाई कंसंट्रेशन रहती है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, आपको पता है ये होता है हमारा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब अंदर का। ये एक सेल मेम्ब्रेन है, एग्जामिन कर लेना है ऐसे ही। ये ऊपर का मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये सेल के अंदर का साइटोसोल का हिस्सा है। तो यहाँ पे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर, तो यहाँ पे लो कंसंट्रेशन रहती है, ठीक है। और जो सेल होती है मतलब सेल मेम्ब्रेन होती है ना, यही एक हमारी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है, मतलब कुछ पार्ट्स को अंदर आने देती है एंड कुछ को नहीं, जो इसके लिए सुटेबल होते हैं सेल के लिए उसको ही अंदर आने देती है, ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या होता है हमारा? डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि कोई भी सब्सटेंस की मूवमेंट जो कोई हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में रीच कर रही है, यानी कि पहुंच रही है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। एंड किसके प्रोसेस से हो रही है ये? बाय अ परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, एक परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा हो रही है एक ऐसी प्रोसेस जो कि किसी भी सब्सटेंस को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में पहुंचा रही है, उसको ही हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। आगे आपकी बात डिफ्यूजन समझ में। अब एक यहाँ पे आ जाता है वर्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है हमारा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर एंड लोअर कंसंट्रेशन। जो हमारी हाई कंसंट्रेशन एंड लो कंसंट्रेशन दो है ना, तो उसका जो डिफरेंस होता है बीच में उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, तो डेफिनेशन समझिए इसका, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस की ऐसी प्रोसेस है मूवमेंट की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, जो कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में रीच करता है हमारा सब्सटेंस बाय परमिएबल मेम्ब्रेन, किसी भी परमिएबल मेम्ब्रेन की सहायता से, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड किस वजह से? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। ओके, एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर एंड लोअर कंसंट्रेशन। आपकी बात समझ में ही आ गई। इन बायोलॉजिकल सिस्टम बॉडी डिफ्यूजन प्ले अ वाइटल रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन द ब्लड टिश्यू। अब देखिए बायोलॉजिकल सिस्टम में कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डिफ्यूजन का। क्यों? क्योंकि जो हमारी ड्रग होती है वो एब्जॉर्ब होती है हमारी ब्लड में, सेल में का जहाँ भी होती है, बट वहाँ पे अगर ये डिफ्यूजन का प्रिंसिपल ही लागू नहीं होगा तो हमारी ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगी, क्योंकि ड्रग को हमारे सेल में जाना ही होगा एब्जॉर्ब होने के लिए, हमारे ब्लड में जाना ही होगा एब्जॉर्ब होने के लिए। तो वह जाएगी कैसे? वो जाएगी डिफ्यूजन की मदद से, क्योंकि जो अंदर का ही हिस्सा होता है ना, अंदर के जो हमारे पार्ट्स रहते हैं सेल वेल, उनका जो रीजन होता है वो लो कंसंट्रेशन का रहता है अकॉर्डिंग टू बाहर की। तो वहीं से बाहर से हाई कंसंट्रेशन से जा रही है, तो लो कंसंट्रेशन में जाने के लिए उसको डिफ्यूजन का हिस्सा बनना ही पड़ रहा है। ओके, तो आपके आई होप समझ में आया होगा। जैसे एग्जांपल देखिए इसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम टू सेल, ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा एग्जांपल, डोंट वरी। तो अब इसके कुछ दो लॉ हैं हमारे, तो दो लॉ एक एक करके दोनों की बात कर लेते हैं हम। पहला आता है हमारा फिक्स फर्स्ट लॉ। फिक्स हमारे एक साइंटिस्ट है जिन्होंने हमारे लॉ लिए, दोनों ही लॉ इन्होंने ही दिए हैं फिक्स ने, ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं फर्स्ट लॉ की क्या है। अकॉर्डिंग टू द फिक्स फर्स्ट लॉ, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल थ्रू अ बैरियर इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि इनका कहना क्या है, जो हमारा डिफ्यूजन का रेट होगा, मतलब किस रेट से हमारी वो डिफ्यूजन हो रहा है,
वो डिपेंड करेगा एंड वो प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, ठीक है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल थ्रू अ बैरियर, मतलब डिफ्यूजन का रेट ऑफ किसका, सॉलिड मॉलिक्यूल के डिफ्यूजन का रेट थ्रू अ बैरियर, एक बैरियर के थ्रू जब भी पास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। अब फॉर्मूला देखिए, जे जे हमारा है यहाँ पे फ्लक्स यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। अब जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे एक हमारा आ जाता है डिफ्यूजन कांस्टेंट जो कि माइनस डी। तो माइनस क्यों लगाते हैं हम, माइनस का साइन होता है, इंडिकेट करता है हमको मॉलिक्यूल पासिंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि मैंने आपको बताया ना, प्रोसेस ही ऐसी है जो कि हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में रीच कर रहा है, तो माइनस साइन इसी बात को इंडिकेट करता है। डी सी डी एक्स क्या है, डी सी अपॉन डी एक्स हो गया हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन, डी वही डिफ्यूजन कांस्टेंट। आई होप आपके फर्स्ट रूल समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं फिक्स के सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ क्या कहता है, तो बात करेंगे पहले फर्स्ट लॉ की थोड़ी सी। फिक्स फर्स्ट लॉ अप्लाइज टू द स्टेडी स्टेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन बट इन मैनी केस कंसंट्रेशन चेंजेस विद टाइम, सो टू डिस्क्राइब इट फिक्स सेकंड लॉ इज यूज। यानी कि इनका कहना क्या है, जो कि फिक्स लॉ फर्स्ट लॉ है ना, वो सिर्फ अप्लाइड होता है हमारे स्टेडी स्टेट पे, यानी कि जब हमारी कंसंट्रेशन एकदम कांस्टेंट है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है उसके टाइम के साथ, तो वहाँ पे फिक्स लॉ अप्लाइज हो जाता है सिंपली। बट बहुत सारी केस ऐसे आते हैं जो हमारी कंसंट्रेशन चेंज होती रहती है टाइम के साथ, तो वहाँ पे यूज़ होगा हमारा फिक्स का सेकंड लॉ। ये यही कह रहा है, टू डिस्क्राइब इट फिक्स सेकंड लॉ इज यूज। जहाँ पे ऐसी कंसंट्रेशन है जो चेंज हो रही है टाइम के साथ, वहाँ पे उसको डिस्क्राइब करेगा फिक्स का सेकंड लॉ, ठीक है। अब फिक्स का सेकंड लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फिक्स सेकंड लॉ चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि जब भी हमारी कंसंट्रेशन में चेंज होगा टाइम के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। अब देखिए यहाँ पे डी सी अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी सी डी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगर ये प्रोपोर्शनल हम हटाते हैं तो माइनस डी लग जाता है, आपको पता ही है। अब देख लें डी सी क्या है, डी सी हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन, डी टी चेंज इन टाइम, डी डिफ्यूजन कांस्टेंट वही, एंड डी सी अपॉन डी एक्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे देखिएगा इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का हमारा स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, जब भी यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स सी डी एक्स स्क्वायर आ गया है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस की। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है इसकी, फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, पीछे समझाया ही है अभी, ठीक है। फॉर प्रिडिक्टिंग ट्रांसपोर्ट मेथड, यानी कि ये प्रिडिक्ट कर देता है हमारे ट्रांसपोर्ट मेथड को कि ड्रग एब्जॉर्ब किस वे से हो रही है, किस ट्रांसपोर्ट मेथड की वजह से हो रही है, ठीक है। इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलीज ऑफ ड्रग इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल, और डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन यानी कि रिलीज में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। क्या, फिक्स के फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, जो कि किस बेस पे है, डिफ्यूजन बेस पे, ठीक है। फोर्थ आता है डिस्पर्जन ऑफ ड्रग, ये हमारे ड्रग के डिस्पर्जन में, यानी कि कहाँ जाके डिस्पर्ज होगी, कैसे डिस्पर्ज होगी, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, ठीक है। तो ये बात होगी हमारे कुछ डिफ्यूजन प्रिंसिपल की, जो कि हमारा टॉपिक खत्म होता है। आज हमने पढ़ लिया फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग एंड डिफ्यूजन प्रिंसिपल। तो दो टॉपिक आज की वीडियो में हमारे खत्म होते हैं। अब प्रीवियस दो वीडियो में इससे पहले के टॉपिक कवर ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर की। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एंड नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी क्वेरी है टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, सब मिल जाएगा वहाँ। ओके, बाय बाय।